हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ मैथ के क्वेश्चन बैंक का 2018 के सेकंड सिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिवों का हल पूरे व्याख्या के साथ। आप लोग अगर देखिएगा तो 2018 में जो है दो शिफ्ट पे एग्जाम हुआ था। 2018 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग का सारे वीडियो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे सेकंड सिटिंग का, एक और सिटिंग करेंगे हम लोग कंपार्टमेंटल का। उसको हम लोग करेंगे कल। तो चलिए अब सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं 2018 के सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, तो संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसमें सारी संख्या आ जाता है, चाहे वह प्राकृत संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, या फिर भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वह जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। और हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर हम सभी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा एक का ए, जो कि होगा वास्तविक संख्या। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार जो है शांत है। शांत के बारे में पूछता है। तो शांत का शब्द क्या होता है, यदि हर के रूप में क्या होता है, देखिएगा हर के रूप में 2m गुना 5 की पावर n के रूप का है, तो वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये अगर देखिएगा ऑप्शन में तो क्या दिया है, 11/700। तो क्या ये कैंसिल होगा, सबसे पहले हम लोग कैंसिल करके देखेंगे अंश और हर में, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। और जो है अगर हम इसका गुणनखंड करें तो क्या आएगा, देखिएगा डायरेक्ट 7 से ही करते हैं, तो ये आ जाएगा 100, फिर 50, फिर आया 25। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर 7 आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसका लिखते हैं तो क्या आएगा 7, 2 के पावर में हो जाएगा 2 और 5 के पावर में हो जाएगा 2, तो 7 आ गया ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा नहीं, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो बी में कितना दिया हुआ है, 91/2100। ठीक है, ई कटेगा, देखिए 1391 और 7×21। फिर देखिएगा अगर हम 700 का निकालेंगे तो फिर यही आएगा, तो ये भी क्या होगा, अशांत। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 343/2 के पावर क्यू, 5 का क्यू और 7। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये 343 है और 7 की पावर क्यू है वो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर 7 का हम 3 बार स्क्वायर करेंगे तो 7 को 7 से स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, और 49 को फिर 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 343। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 1, 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्यू। तो देखिए ये किसके रूप में आया है, 2 और 5 के रूप में आया है, और हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 के रूप में आता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य है। तो देखिए क्या दिया है, 16 से, 20 से और 24 से भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या कि इससे कौन सी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिएगा एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6 कितना हो जाएगा, देखिए फिर 2 से हम लगा सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 और ये हो जाएगा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 85 और 8 3 कितना हो गया, 24। लेकिन ऑप्शन में तो 240 है, लेकिन हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या 224 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसके अलावा और देखिएगा 224 में तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 से भी भाग लगेगा, 20 से भी भाग लगेगा और 24 से भी भाग लगेगा। लेकिन 240 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1600 जो है, 1600 वह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग को अब इतना डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो एलसीएम ले लिया है इसी से हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह जितना छोटी छोटी संख्या है इससे डिवाइड होगा। तो देखते हैं डिवाइड करके इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। 240 देखिए ये कटा, फिर जो है कितना हो गया, ये 80 और ये हो जाएगा 12। फिर देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। देखिए क्या डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। तो 1600 भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो 2400 है, 2400 में भी हम देख लेते हैं।
पहले डिवाइड करके। 2400 तो वर्ग संख्या है ही नहीं, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें जाना है किस पर, 3600 पर। 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3600 का जो वर्गमूल होता है वो कितना निकलता है, 60 निकलता है। अब हम इससे देख लेते हैं डिवाइड करके, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 के 36, 6 चौक 24 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो देखिएगा ये पूरा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य है वह कितना हो जाएगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का जो कितना है 14 गुना है। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का कितना गुना है 14 गुना है। और क्या कर रहा है, लघुत्तम समावर्तक मतलब अर्थात एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है कितना दिया 600 दिया है। तो यदि एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो महत्तम समावर्तक नहीं दिया है, लघुत्तम समावर्तक के बारे में दिया है, तो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, माना मतलब समावर्तक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं एचसीएफ। तो माना एचसीएफ बराबर क्या मान लिए एक्स, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, क्या कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। देखिए कितना हो जाएगा 14x। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइएगा तो क्या कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जो जोड़ है वो कितना दिया है 600 दिया हुआ है। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो जोड़ है कितना दिया है 600 दिया है। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 100 और एलसीएम का मान कितना दिया है 14x। इसका जो जोड़ है कितना के बराबर दिया है 600 के बराबर दिया। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू 600। फिर यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15 चौके कितना हो गया 60। एक्स का जो मान आया कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास एचसीएफ का मान है वो है 40 और जो है एलसीएम का मान कितना दिया है, इसका एक्स का मान भर देते हैं 40। ये हो जाएगा 14 चौके 56 हो जाएगा 560। ठीक है, तो फिर क्या करा है एक संख्या 280 है, कहने का मतलब क्या है ए का मान कितना दिया है 280। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है ए गुना बी, ये ना होता है। एचसीएफ का मान कितना निकाले हम लोग 40, एलसीएम का मान कितना निकाले हम लोग 560, ए का मान जो है हमारे पास कितना दिया है 280। तो हमारे पास क्या निकालना है बी अर्थात दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिएगा तो ई जीरो से ई जीरो कैंसिल हो गया, 28 दूनी कितना होता है 56 होता है और 20 दूनी कितना होता है 20 नहीं है 40 है, 40 दूनी कितना होता है 80 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा बी। तो बी का जो मान आया वह कितना आ जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी अर्थात दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या का मान कितना है 80, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी में दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, संख्या 23.43 उसके ऊपर में रेकरिंग लगा है को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, कितना दिया देखिए 23.43 इसके ऊपर लगा रैकरिंग। तो रैकरिंग का कंसेप्ट जो क्या होता है देखिए, सबसे पहले जो संख्या दिया वो लिख दीजिए पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं लगा हो, क्या कहे हमने एक बार फिर सुन लीजिए, जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं लगा हो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो 23 पर रैकरिंग नहीं लगा है, 23 को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई अंश की बात। अब आते हैं हर पे। तो हर में क्या करते हैं जिस संख्या पर रैकरिंग लगा हो, जितनी संख्या पर उतने हम लोग क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितने अंकों पर रैकरिंग लगा है 2 अंकों पर 4 और 3। तो 4 और 3 2 अंक हो गए, तो कितना करेंगे हम लोग 2 यहाँ पर लिख लेंगे 9। ठीक है, और दशमलव के बाद दशमलव से पहले हमें कोई लेना देना नहीं होता हर के रूप में, दशमलव के बाद जितने अंक हो ठीक है उसके बदले जो है हम लोग लिखते हैं 0। तो यहाँ पर दशमलव के बाद तो एक भी अंक नहीं है, रैकरिंग लगा है, रैकरिंग का तो लिख लिए हैं, तो एक भी अंक नहीं लगा था, हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। फिर देख लीजिए अब यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेते हैं, 3 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये कितना बचा 23 और 99। तो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा, इसको हम जोड़ करके देख लेते हैं 3 2 5 और 2 7, ये कैंसिल नहीं होगा। इस प्रकार से देखते हैं इसमें ऑप्शन है, हाँ इसमें इस प्रकार से ऑप्शन है ए में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो क्या संबंध है। अगर आप इसका ऑप्शन देखिएगा तो भिन्न प्रकार से दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। नहीं तो हम लोग इसमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है अर्थात शून्य का योगफल भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्य का गुणनफल भी निकाल के देखना है कि क्या संबंध हो सकते हैं इसमें। तो हमारा जो सवाल है क्वेश्चन है क्या दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या दिया 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ए बी और सी चाहिए। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ए का जो मान है कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो बी का मान कितना दिया है 6 और सी क्या होता है अचर पद, तो सी का मान कितना दिया है -6। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है सूत्र माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी, माइनस तो रहेगा ही, बी का मान कितना दिया 6, अब आई क्या हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करेंगे क्या होगा, द्वितीय 6, क्या हो जाएगा ये -3, ठीक है। और हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो सी का मान हमारे पास कितना है -6 और ए का मान कितना निकाले हैं हम लोग 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा -3। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान -3 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है और अल्फा इंटू बीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 2x + 12y = 10 का जो है हल है। तो यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, x + 2y = 5 और क्या दिया है देखिए 2x + 12y है बराबर क्या दिया 10, इसका जो है प्रकृति पूछ रहा है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, हम लोग मान लिख लेते हैं। a1 का मान इसमें कितना हो जाएगा, x का गुणक होता है तो हो जाएगा 1, ठीक है। b1 का जो मान है कितना हो जाएगा 2 और c1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 12 और c2 बराबर कितना है 10। तो एक सूत्र होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर क्या लेंगे हम लोग c1 बाई c2। तो यहाँ पर देखिएगा तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, ठीक है। अभी बराबर ही लिखते हैं, बाद में जो होगा शर्त के हिसाब से हम लोग भर लेंगे। तो यहाँ पर b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना दिया है देखिएगा 12, यहाँ पर b1 का मान। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पहला दो जो ऑप्शन है वही क्या है, ये वही जो है वापस बराबर नहीं है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अर्थात सिर्फ एक हल होता है। और एक हल जो है हमारे ऑप्शन जो है ए में दिया है, एकल। एकल का अर्थ क्या हुआ, एक ही हल हो, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिएगा बहुपद का कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं, 2/3 क्या दिया x + 1, ठीक है। तो ये बहुपद है बहुपद क्योंकि इसके पावर में 1 है, ठीक है। अब पावर में 1 हो करने का मतलब क्या, पावर में क्या आना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए और माइनस नहीं आना चाहिए, तभी बहुपद में होगा। ये तो बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो बी में कितना दिया है 2 - x² + √3 × x। तो यहाँ पर भी देखिएगा जिसका घात है चर राशि का ये 2 है और ये कितना दिया 1, तो ये भी भिन्न के रूप में नहीं है, ठीक है। और माइनस भी पावर में नहीं लगा है, ये भी बहुपद है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करिएगा ये क्या दिया 1 - x - 1, ठीक है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर में हो जाएगा कितना देखिएगा -1 हो जाएगा, तो -1 नहीं होता, ऋणात्मक संख्या और भिन्न जो है नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद जो है हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। अगर बात डी की करिएगा तो ये भी क्या है, पावर x³ है, पावर में 3 धनात्मक है, हो सकता है भिन्न के रूप में नहीं है, हमारा जो ऑप्शन सी ही रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना दिया है 0.3x - 0.37 बराबर क्या दिया है 0.37 और माइनस कितना है 0.3। हमें निकालना है x का मान, ठीक है। यहाँ पर भी x लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं x और x को एक साथ कर लेते हैं। करने का मतलब क्या, चर और चर को एक साथ कर लेते हैं और चर और चर को क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा -0.37x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना होगा 0.3 और ये जाएगा तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस लगा है और ये कितना हो जाएगा 0.37। अब देखिए गौर से, हम इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये छोटा अंक हो गया और ये क्या हो गया बड़ा अंक, क्योंकि यहाँ पर 0.3 है और यहाँ पर 0.37 है। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.07, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह हम लोग लिखेंगे। इधर देखिएगा तो अगर 0.37 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.07, ठीक है। तो सिंपल सा ये कट जाएगा 1 से। x का जो मान है माइनस इधर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा, अर्थात HCF पूछ रहा है। हमारे पास क्या दिया है 6x4y,
और क्या दिया है देखिएगा 12xy। तो ऐसे आप कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। अगर हम 6 को अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं, और ये x की पावर 4 हो गया और y हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुना 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 नहीं हुआ, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दिया कितना हो गया 12, और गुना यहाँ पे क्या आ गया x गुना y। तो एचसीएफ क्या होता है? कोई भी जो जितने राशि दिया हो, चाहे 2 दिया हो 3 दिया हो, सब में जो मिल जाए उसका छोटा वाला मान क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 तो मिल रहा है, ठीक है, तो 3 तो हो गया एचसीएफ, ठीक है। 2 भी मिल रहा है, तो 2 छोटा वाला मान कौन हुआ? ये 2 हुआ कि 2 का स्क्वायर हुआ? तो ये छोटा वाला हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो छोटा वाला मान कौन हुआ? ये। एक्स की अगर बात करेंगे तो हम लोग इसके पावर कितना दिया? 4, इसका पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा। वाई दोनों ही मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो कोई एक लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 एक्स वाई, तो कितना होगा? 6 एक्स वाई, जो कि जो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना दिया है? डी दिया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? 173x प्लस 197y बराबर कितना? 149, और 197x प्लस 173y बराबर कितना दिया? 221, ठीक है। हमें x और y का मान फाइंड करना है। तो ये जो मान है कितना दिया है? 173x प्लस 197 y बराबर कितना दिया है? 149, ठीक है। एक और इक्वेशन है हमारे पास, वह कितना है? 197x प्लस 173y बराबर दिया है 221। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे, आसानी होगा। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या कोई विधि से बनाएंगे तो ये बहुत मतलब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करके बना लेते हैं। देखिए ए में जो ऑप्शन दिया है वो कितना दिया है? 3 कोमा -2। तो कहने का मतलब पहला वाला मान जो है एक्स का मान हुआ, दूसरा वाला मान क्या हुआ? वाई का मान हुआ। हम लोग इसमें क्या करेंगे? भरेंगे। अगर इतना आ जाए तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो भरते हैं हम लोग 173, एक्स के बदला क्या ले लेते हैं हम लोग? 3, ठीक है। और ये कितना दिया? 197। वाई के बदला कितना ले लेते हैं हम लोग? -2। तो देखिए 3 दिया कितना हुआ? 9, 7 हुआ 21, 3 एकान 3, और 2 कितना हो गया? 5, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 7 दूनी हो गया 14, 9 दूनी 18, 1 हो गया 19, 2 एकम हो गया 2, और एक क्या हो गया? 3। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 11 से 3, 11 से 9 जाएगा, 11 नहीं, ये 10 जीरो बचा, जीरो नहीं बचा, 11, 11 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और 4 में से गया तो हो गया, 4 में से 3 गया तो हो गया 1, तो 125 आया हमारे पास। कितना दिया? 149। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी का जो ऑप्शन है वो कितना दिया है? 2, 2 कोमा कितना है यहाँ पे? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भरते हैं, तो ये क्या हो गया? 173 गुना 2 प्लस 197 गुना 1 है। तो ये भी तो नहीं होगा ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 149 आएगा क्या? ज्यादा ही आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें तो ये कितना दिया है? 1 - 2। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है? 173 गुना 1 और प्लस क्या दिया है? 197 गुना जो है कितना दिया है? -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 173 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 दूनी हो गया 14, 9 दूनी हो गया 18, और 2 कम 2 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, वहां पर क्या है? प्लस में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब तो डी तो होना ही चाहिए, ठीक है। डी तो होना ही चाहिए। डी में कितना दिया है? 2 दिया है और -1 दिया है। तो हम लोग देखते हैं भर के, तो ये क्या दिया है? 173 गुना एक्स का मान क्या भरेंगे हम लोग? 2 प्लस 197, वाई का मान क्या भरेंगे? -1। ये हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 कितना हो गया? 3, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 7, 9 और 1। अगर हम इसको घटाते हैं, ठीक है, तो 16 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, ये बचा 3, ठीक है। तो 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ये बचा 2, 2 में से गया तो 1, 149 हो गया। तो ये हुआ है। हम लोग इस समीकरण में भी देख लेंगे, ठीक है। आंसर तो हो ही गया डी, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ए और बी और सी में नहीं आया था, तो हम लोग जो है आंसर तो हो गया। इसमें भी हम लोग भर के एक बार देख ही लेते हैं। 197x प्लस 173y बराबर कितना दिया? 221। तो यहाँ पे कितना हो गया? 197, एक्स का मान कितना था? 2, 173, वाई का मान जो है कितना दिया था? -1। तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 कम 2 1 3, और प्लस माइनस क्या हो गया? -173। घटाएंगे, 4 में 3 गया तो 1, 2 और 2, तो आ गया 221 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? यदि द्विघाती समीकरण x² - 4x + 2a + 1 का
2a+1 बराबर 0 का मूल जो है समान है, तो a का मान क्या होगा? तो फिर हमारे पास जो क्या है दिया है ax² माइनस 4x प्लस जो है 2a+1 है, इसको कॉस्ट में दिया होना चाहिए था, ये बाहर में दे दिया है, बराबर 0 का मूल समान है। और हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो मूल समान होता है तो उसका मान कितना होता है? d बराबर 0। तो मूल का सूत्र क्या होता है इसका? d का b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हमें ए बी सी का मान फाइंड करना है। ए क्या होगा देखिएगा, ए का मान तो यही दिया है, x² गुणक होता है। बी क्या होता है? x का गुणक, x का गुणक यहाँ कितना दिया है? -4a। सी क्या होता है? अचर पद, तो अचर पद तो पूरा लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? 2a+1। अब हमें फाइंड करना है इसमें, तो बी का मान कितना दिया है? -4a का होल स्क्वायर, -4a का मान कितना दिया है? यही है। और सी का मान कितना हो गया? 2a+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा देखिए, 4 चौका 16a², और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा? 8। ए को ऐसे करिएगा तो a² माइनस प्लस माइनस 4, और ये ए भी हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 16a² माइनस 8a² कितना बचेगा? 8a², और इधर ये जाएगा कितना हो जाएगा? 4a। तो देखिएगा ए से ए को कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो हमारे पास बचा 2a इक्वल टू 1। तो ए का जो मान होगा वो होगा 1/2। तो देखते हैं ऐसा जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ऐसा ऑप्शन, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? तो 64 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? हम लोग जानते हैं 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 8 आता है, ठीक है। 64 का घनमूल निकालेगा तो क्या लगा सकते हैं हम लोग? 16 चौके 64, 4 चौके 16, 3 को मेरे को निकालते हैं तो 4, इसको भी इस विधि से बना सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8, और 64 के घनमूल को, इस 64 का जो घनमूल हो गया कितना हो गया? 4, ठीक है। उस घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? तो देखिए 4 दूनी कितना आ गया? 8। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? x के पावर n+1 एक गुणक का एक गुणक x+1 है, सिर्फ तभी होगा। तो ये क्या होता है? विषम पूर्णांक होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था x के पावर n+1 है, अगर शेष ये +1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शेषफल हुआ 1, और जिसका शेषफल 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसका जो देखिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कर रहा है? n एक क्या है? विषम पूर्णांक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? √10, ठीक है, गुना जो है √15, ये बराबर होगा। तो बराबर होगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 15 ढाई के 150, ठीक है, 150। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुना 6 तो लिख ही सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल तो होता है, लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया? 5√6, और 5√6 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? √3 tan थीटा, क्या दिया है? √3 tan थीटा बराबर में क्या दिया? 3 sin थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2018 के फर्स्ट सिटिंग में दिया हुआ था। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कर रहा है फिर? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो tan थीटा है ही, √3 को इधर ले जाते हैं, क्या होगा? 3/√3 sin थीटा, ठीक है। इसको भी हम √3 से कैंसिल कर सकते हैं। tan थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? sin थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया? √3 sin थीटा। तो देखिएगा तो sin थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 1/cos थीटा बराबर √3। अगर हम यहाँ पर देखिए √3 है, अगर हम इसको cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? cos थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इसमें मान भर देना है। तो हमारे पास तो cos थीटा का मान है, sin स्क्वायर थीटा का मान तो है नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 2, अब cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का मान कितना निकाले हम लोग? 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2, इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा? √3 का तो 9 होता है, 9 का वर्गमूल फिर 3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3, और 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। और 1 बाई जो 3 है वो जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो साइन स्क्वायर थीटा बना लेते हैं या तो फिर कोस स्क्वायर थीटा बना लेते हैं। बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जो है कोस स्क्वायर थीटा ग्रुप में क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया 4। हम इसको क्या क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्लस माइनस हुआ माइनस, ये क्या हो जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना दिया 4। देखिए 7 माइनस 7 कोस स्क्वायर थीटा में से अगर 3 कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये 4 है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -7। तो -4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस गया, हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, स्क्वायर हटाएंगे चलेगा रूट, तो हो जाएगा ये कितना 3/4। तो क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान √3/4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, तो √3/2 जो है कोस थीटा में किसका मान होता है, फिर किसका होता है कोस 30 डिग्री का होता है। ठीक है, कोस कोस कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है देखिएगा, तो पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया है सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ कितना हो जाएगा सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 2/√3। ठीक है, अब कोसेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। ऐसा ऑप्शन दिया है, कितना दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है होगा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है 5 कोट थीटा इक्वल टू 3, 5 कोट थीटा इक्वल टू 3। तो निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा और बाई में है 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या दिया है 3/5। इसका सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है b/p, अर्थात आधार बाई लंब। ठीक है, ये हो गया 3 और 5। हमारे पास जो b का मान है कितना आ गया 3 और p का मान जो है कितना आ गया 5। हमें क्या फाइंड करना है देखिएगा, हमें फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा और क्या निकालना है 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो 5 साइन थीटा का मान क्या होता है p/h माइनस 3 कोस थीटा का मान क्या होता है b/h। यहाँ आप देखिए 4 क्या हो जाएगा p/h प्लस 3 b/h यही होगा। तो यहाँ पे क्या है 5। अच्छा इसमें एक चीज और है, b है p है, हमारे पास h नहीं है, h तो निकालना पड़ेगा, h नहीं निकाले। h का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा p² प्लस क्या होता है b², ये ना होता है। तो p का जो मान है कितना है 5 का स्क्वायर और b का मान जो है कितना दिया 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या कितना आ गया रूट में आ गया 34। इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 34। तो अब देखिएगा हमें मान भरना है इसमें। तो p का मान हमारे पास कितना दिया है 5। ठीक है, और h का मान कितना दिया है √34 माइनस 3, b का मान कितना दिया है 3, h का मान कितना है √34। इधर देखिए 4, p का मान कितना दिया है p का दिया 5 और h का मान तो हो गया √34 प्लस 3, b का मान कितना दिया है b का मान दिया 3। ठीक है, h का मान तो हो गया 34 रूट में। तब इसको इसे हम कैसे लिख सकते हैं 25/34 माइनस 9/√34। और इधर देखिएगा तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 20/√34 प्लस 9/√34। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा √34, 25 माइनस 9, इधर देखिए √34 तो रूट में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो मान बचेगा वो कितना हो जाएगा 25 में 9 गया तो 16 और 22 में कितना बचेगा 29। देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, साइन एक्स डिग्री क्या कर रहा है, साइन एक्स डिग्री इज इक्वल टू साइन ए, अल्फा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, अल्फा का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स डिग्री इज इक्वल टू अल्फा, तो साइन साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा। ठीक है, देखिए डिग्री को इसमें जो है आंसर जो है पाई के रूप में दिया है और 180 डिग्री के रूप में दिया है, तो ये दिया रेडियन में आंसर। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक पाई बराबर होता है, कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। हमें क्या मान करना, मान फाइंड करना है अल्फा का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अगर हम मान निकालेंगे, एक डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, पाई बाई 180, या नहीं तो ऐसे निकालेंगे, एक जो रेडियन होगा, रेडियन उसका मान कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा निकालना है हमें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई। ठीक है, डिग्री के रूप में निकालना है ना, और अल्फा का मान निकालना है, तो डिग्री के रूप में क्या होता है, तो डिग्री के रूप में पाई बाई 180 होता है, ये नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 का मान, हम लोग जानते हैं इसका मान तो एक होगा, फिर भी देखते हैं, बना देते हैं। tan कितना दिया है, 15 डिग्री दिया है, फिर दिया है tan 20 डिग्री, फिर दिया है tan 70 डिग्री, और फिर क्या दिया, tan 75। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई भी दो को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 75 तो लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस 70 लिख सकते हैं। तो हमारे पास इधर बच क्या गया, दो को ही चेंज करना तभी होगा, अगर सारे को चेंज कर दीजिएगा तो फिर जो है हमारा मान नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिएगा तो क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। और इधर बच क्या गया हमारे पास, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं tan थीटा गुना कोट थीटा का मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर। यहाँ भी देखिए tan 70 गुना कोट 70 का मान कितना होगा, एक, तो एक और एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये एक मीनार दिया हुआ है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जो है 2018 के फर्स्ट सिटिंग में भी है। ठीक है, और ये तो लगता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए फिर क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही। करें कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है जी, 60 डिग्री हो जाता है, तो ये तो 45 डिग्री है, और बढ़ेगा तो इधर ही ना बढ़ेगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो उसका कह रहा है कि मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है। देखिए तो ये क्या हो गया, मीनार, ये क्या हो गया, मीनार। इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, छाया। इसको कुछ इंडिकेट कर लेते हैं, जैसे ए बी सी, ये क्या हो गया, यहाँ पर डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छाया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक छाया बना, छाया घटेगा, तो घटेगा तो मान लीजिए घट के कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो कितना घटा ये, 50 मीटर। ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो चलिए कुछ ऊंचाई कुछ नहीं दिया था, हम मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। तो यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बना, एक तो बना त्रिभुज ए डी बी, और दूसरा त्रिभुज क्या बना, ए सी बी। दोनों त्रिभुज लेते हैं, एच का मान निकालना है, आ तो जाएगा ही। हाइट एंड डिस्टेंस का तो यही नियम है, ये क्या है, ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न है। ठीक है, दो त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज लेना है, आंसर तो आना ही है उसको। ठीक है, तो हम लेते हैं त्रिभुज किसमें, ए डी बी में। चलिए त्रिभुज ए डी बी में क्या ले लेते हैं, एंगल क्या ले सकते, थीटा क्या लेंगे हम लोग, 60 डिग्री। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वो होता है लंब बाय आधार, अर्थात पी बाई बी। पी का मान यहाँ पर है एच, बी का मान कितना दिया एक्स, tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x। अगर एक्स का मान निकालते हैं तो आ जाएगा एच बाई √3। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं। तो क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें, ए सी
बी में। तो क्या ले लेते हैं हम लोग, tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा ये, लंब। ठीक है, तो लंब कैसे दिया है, आधार। आधार क्या हो जाएगा, देखिए बी से लेकर सी तक होगा, क्योंकि हम लोग किस में लिया है, पूरे त्रिभुज में लिया है। तो बी से सी तक मतलब क्या, एक्स प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 50। क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 50। ठीक है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर हो गया एच बटा एक्स प्लस 50। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एच इजकल टू एक्स प्लस 50। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो मीनार की ऊंचाई ना ज्ञात करना है जी। तो एच का मान इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। एच का मान नहीं भरेंगे, एक्स का मान जो है इसमें भर देंगे, तो एच के रूप में आ जाएगा। तो एच का मान जो है कितना दिया है, एच बाई √3 प्लस 50। इसको इस साइड ले आते हैं, तो एच माइनस क्या होगा, एच बाई √3 इजकल टू 50। इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 एच माइनस एच इजकल टू 50। ठीक है, इसमें जो है एच एच कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये, √3 माइनस 1, और ये भाग में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुना में जाएगा, तो 50√3। तो एच का जो मान आएगा कितना आएगा, 50√3। बाय में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, और बट्टा में हर के रूप में √3 है। अगर रूट रूट आ जाए हर के रूप में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका परिमेयकरण करके सरलता रूप में ले आते हैं। तो परिमेयकरण करिए, परिमेयकरण करने का नियम क्या है, चिन्ह बदल करके अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे। तो इसका अगर चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। ठीक है, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 50 तो ठीक है, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 50 √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50√3। हर के रूप में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो h का मान आया है कितना दिया है, 150, और ये कितना हो गया, प्लस 50√3। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा h 50। और इसमें भी है 50 टेबल में ये भी आता है, तो 50 हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 50 या 150, और ये हो जाएगा √3। अब आए में क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए 2 और 50 जो है कैंसिल होंगे, कितने से, 25 से। एच का जो मान आया 25 इंटू 3 प्लस क्या आ गया, √3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो, तो बराबर होगा तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बराबर होता है। तो ये हो गया छाया और ये हो गया खंबे की लंबाई, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो कौन पूछ रहा है जी, कौन क्या होगा, ठीक है, थीटा पूछ रहा है। तो मान लीजिए नहीं कुछ दिया तो थीटा मान लेते हैं, बराबर होगा। अगर ये होगा h मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, h मीटर होगा। तो ये लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। ठीक है, तो कटेगा तो 1 होगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और tan में जो थीटा का एंगल होता है वह होता है 45 डिग्री पर। लेकिन अगर आप ऑप्शन गौर से देखिएगा तो ये किस में दिया हुआ है जी, रेडियन के रूप में दिया है, पाई के रूप में दिया हुआ है। तो हम भी इसका आंसर किसके रूप में लिखेंगे, पाई के रूप में ही लिखेंगे। तो 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 पाई बाई 4। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग 11th क्लास में जाइएगा या 12th में, तो खूब सारे पढ़िएगा, उसमें डिग्री दिया ही नहीं है, सारे क्वेश्चन किस में दिया है, रेडियन में ही दिया है। तो सब मान रेडियन में ही सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए tan tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, थीटा इजकल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, ठीक है, एक हम लोग खंभा बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर, शायद इधर बनेगा या इधर बनेगा, इधर बनेगा। कितना दिया है, 2√3 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण पूछ रहा है जी, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊपर देखेगा उन्नयन कोण ए बी सी। तो ये लंब है, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि tan है लंब और आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ पे कितना दिया, 6, आधार का मान कितना दिया, 2√3। तो 2 तिया 6। ठीक है, √3 को √3 से हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग 3 को तो क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा और √3 जो मान है किसका है, tan साइड का तो होता है ना, tan साइड का। गौर से देखिएगा आप लोग, तो tan tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो बनाते हैं एक 6 मीटर ऊंचा सा वृक्ष। ठीक है, ये है 6 मीटर का वृक्ष और इसकी छाया की जो लंबाई है कितनी मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, चलिए एक एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा। एंगल तो दिया नहीं है, कुछ तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसी समय एक खंबे की छाया जो 50 मीटर है, उसी समय, ठीक है जी, थोड़ा 50 मीटर बना लो, उसी समय पी क्यू आर। ठीक है, करेक्ट, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, इसकी जो छाया है कितनी दिया है, 50 मीटर। छाया तो इधर ही बनेगा ना, नहीं तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है जी, नहीं दिया है, एच मान लो। ठीक है, उसी समय मतलब जो इसका एंगल होगा वही किसका एंगल होगा, इसका भी एंगल होगा। तो क्या करते हैं, इससे हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, इसमें tan थीटा का मान भरेंगे, एच का मान आराम से आ जाएगा। तो देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बाय आधार। तो लंब का मान तो हमारे पास 6 है, आधार का मान कितना दिया है, 4। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो tan थीटा का मान कितना हो गया हमारे पास 3/2। अगर बात इस त्रिभुज की करें तो इसमें भी लेंगे हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब का मान हो जाएगा h, आधार का मान तो है 50। अब देखिए tan थीटा का मान हम कितना निकाले हैं, 3/2 निकाले हैं, तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 40 h/50। तो ये तो कटेंगे ना 25 से, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू कितना होगा, 25 दिया 75। 75 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका फर्स्ट सिटिंग में भी इसका आंसर गलत था। ठीक है, और सेकंड सिटिंग में भी इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो जो भी होगा देख लीजिए आप लोग, इसके हिसाब से हम लोग भरेंगे, लेकिन इसका आंसर तो यही होगा, क्वेश्चन बैंक में इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि दो मीनार की ऊंचाई h1 और h2 है। तो चलिए हम लोग दो मीनार बनाते हैं, तो मीनार के लिए एक बेस चाहिए ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला मीनार, ये हो गया दूसरा मीनार, जिसकी लंबाई कितनी दिया है, h1 और h2 दिया है। ठीक है, h1 और h2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के, तो ये पाद को तो मैंने पहले ही मिला दिया, पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब समझते हैं जी, बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर इसका मान होगा x मीटर तो इसका भी मान कितना होगा, x मीटर ही होगा। मिलाने की रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना दिया है, 60 डिग्री, और कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो h1 और h2 बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें h1 और h2 का मान क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो h1 के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा, और h2 के लिए हमें ये त्रिभुज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं tan ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब h1 बाय आधार। ठीक है, फिर इसका मान कितना होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, h1x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h1 का मान कितना आ जाएगा, √3x। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में लेंगे, तो इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, तो लंब क्या है, h2 बाय आधार क्या होगा, x। 33 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3 h2 इक्वल टू x। तो h2 का मान कितना होगा, x/√3। हमें फाइंड क्या करना है जी, हमें फाइंड करना है h1/h2, ये निकालना है। h1 का मान हम लोग कितना निकालना है, देखिए √3x, h2 का मान कितना निकालना है, x/√3। तो ये हो जाएगा √3x तो रहेंगे, और ये जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर करने का मतलब दुनिया से नहीं जाएगा, ये हर जो है किसके रूप में जाएगा, अंश के रूप में, तो ये x जाएगा। √3 से अगर हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर के रूप में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा, 3:1, 3:1। तो 3 और जो है 1 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। देखिए इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए x बराबर है -1, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया x अक्ष, ये क्या हो गया, y अक्ष। ठीक है, ये कितना हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया 2, ये हो गया -2। ठीक है, और y का मान कितना तक लेना है, कम से कम 4 तक तो लेना ही है। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो हमारे पास कितना दिया हुआ मान, x का मान दिया -1, तो -1 क्या हो जाएगा, इधर खींच देंगे ऐसे, और y का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 को हम ऐसे खींच देंगे। तो अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या है, एक दूसरे पर
लंब है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, या जो है एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि उस जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक 0 4 0 0 3 0 है, तो उसकी परिमिति क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बी और ये कितना दिया हुआ है सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नियामक है वह कितना है 0,4। इसका जो नियामक है वह कितना दिया है 0,0। इसका जो नियामक है वह कितना दिया है 3,0। यहाँ पर क्या पूछ रहा है परिमिति, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या होता है योगफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दूरी सूत्र का यूज करेंगे, फिर ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे ए सी निकाल लेंगे, और तीनों का आपस में योग निकाल लेंगे, तब जो है त्रिभुज का क्या निकल जाएगा परिमिति निकलेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ए बी। ठीक है, देखिए अगर हम निकालेंगे ए बी, तो ए का नियामक यहाँ कितना दिया है 0,4, और बी का नियामक कितना दिया है 0,0। तो अगर हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी का जो सूत्र होता है क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ कितना है 0, माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो y2 का मान कितना है 0 माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएंगे, और ये देखिए -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 का जो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, और 16 में 0 को जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। 16 का वर्गमूल जो आता है वो कितना आता है 4 आता है। ठीक है, ए बी का जो मान आया हमारा किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। उसी प्रकार से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे बी सी का, देखिएगा गौर से। तो बी का मान जो है यहाँ कितना दिया है 0,0, और सी का मान कितना दिया है 3,0। अगर हम बी सी का भी मान निकालेंगे यहाँ पर बी सी होगा। ठीक है, अगर हम बी सी का भी मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और जोड़ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका मान निकालते हैं तो फिर देखिए 3 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, और यहाँ पे देखिए 0 ही बचेंगे। तो और हम लोग जानते हैं कि 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही होगा। 9 का जो वर्गमूल आता है वह कितना आता है 3। तो कहने का मतलब बी सी का मान कितना आ गया 3। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ए सी का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो ए का जो मान है कितना दिया है 0,4, और सी का जो मान है कितना दिया है 3,0। ठीक है, तो ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16। तो ये हो जाएगा 16 9 25। इसका वर्गमूल जाएगा वह कितना के बराबर आएगा 5 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है एबीसी का परिमाप निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है एबीसी का परिमाप। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर हम योग करेंगे देखिएगा तो ए बी का जो मान है कितना निकाले हैं 4, बी सी का मान कितना निकाले हैं 3, और ए सी का जो मान है कितना निकाले हैं 5। अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा 5 3 8 4 12। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऑप्शन किस में है ये। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। देखिएगा सी में दिया है 12 का, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि नियामक 2k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव जो है कितना दिया 3 है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या दिया हुआ है झुकाव दिया हुआ है। झुकाव का अर्थ क्या होता है परबलता, जो कि 10th में तो है ही नहीं। ये जो है 11th 12th का से क्वेश्चन लिया, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या पूछ रहा है प्रबलता पूछ रहा है। ठीक है, प्रबलता का संकेत हम लोग मानते हैं m, और m का जो सूत्र होता है वह कितना होता है y निर्देशांकों का अंतर बट्टा में क्या होता है x निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ पर जो प्रबलता दिया हुआ है, यहाँ पर जो m का मान दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है देखिएगा, वह दिया हुआ है 3। झुकाव कितना है 3, झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रबलता। इसका जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है y2 माइनस y1, बाय में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर कितना दिया हुआ है 3। अब y2 माइनस y1 भरने के लिए हमें क्या चाहिए बिंदु। तो बिंदु का मान तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन कितना दिया है 2, k-3, और क्या दिया है 4-7। तो ये किसका मान हुआ x1 का, और ये हुआ y1 का। ठीक है, ये किसका मान हुआ x2 का, और ये किसका मान हुआ y2 का। तो हम यहाँ पर जो है इसका मान भर देंगे। तो देखिएगा तो y2 का मान कितना दिया है -7, y1 का मान कितना दिया है k-3, और बाय में क्या दिया x2। तो x2 का मान कितना है हमारे पास 4, और x1 का जो मान है कितना दिया है 2, बराबर में कितना हो गया 3। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा -7 माइनस k, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और बाय में क्या हो जाएगा 2 = 3। तो हम क्या करेंगे -7 में से 3 को अगर जोड़ेंगे क्या क्या हो जाएगा -4,
माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, तो माइनस के इक्वल टू क्या होगा 6, और ये इधर जाएगा तो +4, तो के का जो मान आ जाएगा वो क्या होगा -10, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, -2 दिया है, तो 1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ये ना x अक्ष है, और y का मान कितना दिया है 3, तो 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 3, इसका कटान बिंदु पूछा है, ठीक है। तो कटान बिंदु क्या होगा, वही रह जाएगा, यहाँ पे x अक्ष पे किसके बराबर हो गया, देखिए -2 के बराबर, और y अक्ष पे किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, तो कटान बिंदु क्या रहेगा -2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ए में दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये भी जो है क्वेश्चन 10 से नहीं है, इसमें 10th में कहीं भी इस टाइप का जो है सिलेबस नहीं है, ये भी जो 11 12 से उठा करके दे दिया है, ठीक है। बराबर में क्या दिया है 0। हम लोग इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे x/a, ठीक है। सवाल यही है, 5x - 3y + 10 = क्या दिया 0, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, y/b = है कितना 1। तो हमें क्या करना होगा, इस रूप में इस समीकरण को लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर निकाल पाएंगे। तो देखिए इस रूप में कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो हमें बराबर में 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस +10 को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या है 5x - 3y, ये जाएगा +10 इधर, तो क्या हो जाएगा -10। अब यहाँ पर हमें 1 लाने के लिए क्या करना होगा, -10 से इसको क्या करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड करेंगे हम -10 से, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 5x -10 3y -10 बराबर क्या हो गया -10 -10, यही ना हुआ, ये कितना हो जाएगा 5 2, ये तो कैंसिल होंगे नहीं, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो मान आया वो कितना आएगा x/, -2, ठीक है, -3y -10, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 1। इतना से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सूत्र में क्या होता है, देखिए x/a होता है और प्लस क्या हो जाता है y/b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, y/b के रूप में लाना है, तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y, ये गुना में भाग में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/3 बराबर में कितना हो जाएगा 1। तो अब कहने का मतलब जो a का मान आया वह कितना आ गया, a का जो मान आया वह आया -2, ठीक है, और b का जो मान आया वह कितना आ गया 10/3। तो अब हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा, अगर a और b को हम लोग क्या करेंगे, किसी ग्राफ पर दर्शाएंगे तो कैसे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया x अक्ष, और ये क्या हो गया x', ये हो गया y, और ये क्या हो गया y'। तो a जैसे मान लेते हैं, जैसे ये इधर ले लेंगे हम लोग, ये क्या हुआ -1 हुआ, ये क्या हो गया -2, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग a। वहां पर कितना दिया 10/3, 10/3 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएंगे, तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3, कुछ ऊपर ले लेता है, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया a, यहाँ से ये हुआ मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या ले लिए a, और यहाँ इससे यहाँ तक हम लोग क्या लेंगे b, अगर इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गौर से देखिएगा, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी जो दूरी दिया है कितना दिया -2, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया है कितना दिया 10/3, तो ये किसका मान हो गया, आधार का मान हो गया, और ये क्या हो गया लंब का मान हो गया। इस प्रकार से अगर हम मान ले तो ये त्रिभुज हो गया एक प्रकार का, इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार की मान अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा -2, ऊंचाई का मान कितना हो गया 10/3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कट जाएंगे, तो हो जाएगा कितना -10/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एक बात और देखना पड़ेगा, ये जो माइनस होगा ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये मूल बिंदु से बाईं ओर है, इसको इंडिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आएगा 10/3, और 10/3 जो है ना कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इसका जो आंसर है ना गलत दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है,
चित्र में सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, ऐसे फॉर्मूला चित्र दिया हुआ है देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो गया, डी के बराबर, और ये किसके बराबर दिया है, ई के बराबर दिया है। ये कौन और ये कौन आपस में क्या बराबर है, और ये कौन और ये कौन क्या है आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी, क्या दिया है देखिए, बी डी और सी डी आपस में क्या दिया है, बराबर दिया है, और सी बराबर ए ई, और ये भुजा भी किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। नहीं, कौन बी ए डी बराबर सी ए डी, कौन बी ए डी क्या हुआ, कौन बी ए डी, कौन बी ए डी, ई कौन और क्या दिया सी ए डी, तो सी ए डी बराबर क्या हो दिया ये कौन, और फिर क्या करा कौन ई बी सी बराबर कौन ई बी है, मतलब ये कौन और ये कौन क्या दिया आपस में बराबर दिया है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए अगर ये कौन और ये कौन बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा देखिए, ए बी बट्टा ए सी, ठीक है, और बराबर में क्या होगा, बी डी बट्टा सी डी, ऐसा तो होगा ना, क्योंकि ये जो भुजा है बी डी ए डी, इस कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर गौर से देखिएगा हमारे क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि बी डी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, हम बी डी और सी डी और बी डी आपस में बराबर है, तो बी डी के बदला हम सी डी, इस सी डी के बदला हम बी डी लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। फिर अगर देखिएगा ये भुजा बराबर है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है, बी सी बाई ए बी, ये भी तो हो सकता है ना, बी सी बाई ए बी बराबर क्या हो सकता है, ई भुजा तो भी इसके बराबर है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए ई बट्टा सी। और यहाँ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए ई बाई सी, ये भी कटेंगे, हमारे पास जो कितना मान आ जाएगा देखिए, ऐसे मान आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ देखिए, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, कहने का मतलब ए बी जो है किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो कहने का मतलब ई भुजा इसके बराबर और ई भुजा किसके बराबर, इसके भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब जो ए बी होगा वह किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज की जो ये तीनों भुजा है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या दिया है कि चित्र में जो है पी क्यू समांतर बी सी है। देखिए ये क्या है हमारे पास, ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये क्या दिया है, पी क्यू समांतर बी सी दिया है, इसका मान है 2, इसका मान है 6, ठीक है, इसका मान 3 दिया है। फिर हमें क्या कर रहा है, बी सी को निकालने के लिए ये दिया हुआ है। तो देखिए ये अगर समांतर है तो क्या होता है, ई बट्टा ई होता है और ये बट्टा ये होता है, लेकिन इसका शर्त तो नहीं दिया है, इसका और इसका शर्त पूछ रहा है, तो ये तो तीसरी भुजा हुआ ना, तो ई बट्टा ई बराबर ई बट्टा ई भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, ए पी बाई पी बी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए पी का जो मान है कितना दिया है 2, पी बी का मान कितना दिया है 6, और पी क्यू का मान कितना दिया है 3, और बी सी का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ कितना होगा 2 3 6, अगर कोना कोनी गुना करिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है। देखिए दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या दिया है डी ई एफ। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 9 सेंटीमीटर सीएम स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल दिया है 16 वर्ग सीएम दिया है, ठीक है। ये बराबर दिया है 4 पॉइंट, ये कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो बीसी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग समरूपता पर में पढ़े हुए हैं कि यदि जैसे दो समरूप त्रिभुज जो होता है उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है दो त्रिभुज है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा क्या लेंगे, जैसे देखिए इसका मान दिया हुआ है ई एफ का, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लेंगे।
तो इसका जो संगत भुजा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 9, और जो है DF का क्षेत्रफल कितना दिया है 16। अगर स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। इधर स्क्वायर तो हटा लिए तो क्या बचा BC, इधर क्या बचा EF के बदला हम लोग क्या भर देते हैं 4.2, स्क्वायर तो हम लोग इधर ले आए। तो 9 का जो वर्गमूल निकला कितना आ जाएगा 3, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा 4.2। अगर हम इसका मान फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4BC इक्वल टू कितना होगा, देखिए 3 दूनी 6 और 4 पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो BC इक्वल टू कितना होगा 12.6, बाय में क्या हो जाएगा 4, ये सही है, 3 दूनी 6 और 4 पे 12। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो BC इक्वल टू कितना होगा 4 या 12 दशमलव, ठीक है, 4 एकम 4, तो ये फिर कितना बच गया 2 बचा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर क्या आया BC का मान, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 3.15। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, एक सरल रेखा खींचने के लिए के बिंदु आवश्यक है। तो एक अगर सरल रेखा खींचेंगे तो हमें कम से कम कितनी बिंदु चाहिए, देखिए एक बिंदु हो गया और कितना बिंदु हो गया, दो बिंदु, दो बिंदु, कम से कम दो बिंदु चाहिए एक सरल रेखा खींचने के लिए। तो के का जो मान होगा वह कितना होगा, तो 2 के बराबर होगा। इस प्रकार से के का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन 35 क्या कर रहा है कि चित्र में डी समांतर BC है। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। हमारे पास देखिए ABC एक त्रिभुज है, ये क्या दिया है DE, जिसमें जो है डी समांतर क्या दिया है BC नहीं, और यहाँ पर जो है AD का मान कितना दिया, AD 2 दिया है, ठीक है, DB का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, और AE का मान दिया है 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ भी लगा लीजिए। तो इसी का मान पूछ रहा था। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर DE समांतर हो क्या BC तो क्या होगा AD बाई DB बराबर AE बाई क्या हो जाएगा EC। चलिए हम इसमें मान भरते हैं। AD का जो मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, DB का मान कितना दिया है 3, AE का मान कितना दिया है 1.6, और EC का मान हमें क्या करना, फाइंड करना, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2EC इक्वल टू कितना होगा 36 18, 3 एकम 3 और एक कितना हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको काटेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इसी का जो मान आएगा कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। और देखते हैं कि 2.4 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करेंगे, ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकेगी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, कब 4:24 पर, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्या कर रहा है, घंटे की कोण की। तो घंटा जो होता है घंटे की सुई, तो वह जो है 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनता है पता है, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 7 मिनट में भी तो 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो हो जाएगा 30/60। ये मिनट का सुई का नहीं हम निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, घंटे की सुई का, ठीक है। 30 से कम 30 और 30 दूनी कितना हो गया 60। तो ये कितना बन गया 1/2, ये हो गया। इस सवाल में अगर गौर से देखिएगा तो वह कितना दिया है 4 घंटे 24, यही ना है, कह रहा है कि 4:24 अपराह्न पर। तो अगर हम 12 से शुरू करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास घड़ी है, ठीक है, तो 12 शुरू करते हैं, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो जाएगा 4, नहीं, तो ये हुआ घंटे की सुई। तो यहाँ से घंटे की सुई चल के कहाँ आएगा, यहाँ पर कितना घंटा हो गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और कितना हो गया 4 घंटा। तो सबसे पहले हम लोग 4 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएंगे, देखिए तो 4 अगुना कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का कोण। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री कोण तो हो जाएगा। फिर ये जो 24 दिया हुआ है, तो अब देखिएगा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है 1/2 बनता है। तो अगर हमें निकालना है 24 मिनट का, तो कितना निकालेंगे 1/2 को हम लोग 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना डिग्री का कोण 12 डिग्री का कोण, और 4 घंटा बना 120 डिग्री का, 24 मिनट में कितना डिग्री कोण बना
12 डिग्री कोण, हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर हम ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 और 1, तो 4 घंटा 24 मिनट में जो है 132 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु क्या कहा जाता है। तो ये मान लीजिए क्या है, ए बी सी, तीनों मिलान का लंब, लंब खींच देते हैं, इस पे वो खींच दिए, एक इस पे खींच दिए, एक इस पे खींच दिए, ठीक है। तो इस तीनों का जो ये क्या है, आपस में लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो इस तीनों जो मिला यहाँ पे तो मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिएगा, लंब केंद्र किस में दिया है, तो लंब केंद्र दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, ठीक है, दो वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये बना लिया, और क्या कर रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूता है, तो बाहर से यहाँ पे छू रहा है, तो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। देखिए, एक स्पर्श रेखा तो ऐसे जाएगी, ठीक है, एक स्पर्श रेखा तो ऐसे जाएगी, नहीं, क्या ऐसा लग रहा है कि एक और स्पर्श रेखा जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। देखिए ऐसे भी एक स्पर्श रेखा जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा तो 3 गो स्पर्श रेखा गुजरती है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा क्या हुआ, ये। इस प्रकार से क्या स्पर्श रेखा संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी, और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जो पूर्णतः वृत्त से घिरा है। तो यह जो है एक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये PQRS तो ये विषम कोण चतुर्भुज होगा, ठीक है, ये विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता, विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा विषम कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये चारों बगल जो है वृत्त से घिरा हुआ है, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी तो 90 डिग्री हो सकता है ना, और ये भी 90 डिग्री हो सकता है, और ये भी 90 डिग्री से हो सकता है, तो वर्ग भी हो सकता है। ये ऐसा भी कि ये सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, तो वर्ग हो जाएगा। ऐसा भी हो कि ये भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, तो आयत हो जाएगा, नहीं। और ऐसा भी हो कि ये कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाए, या ये फिर 120 डिग्री हो जाए, और आमने सामने की भुजा समांतर हो, क्योंकि ये क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा, विषम कोण नहीं हो सकता। बाद बाकी इसमें क्या होगा, देखिए, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, और समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में, पहले हम लोग बना लेते हैं चित्र, ठीक है। ऐसे देखिए दिया, ये एस है, ये क्या दिया आर, ये क्या दिया है क्यू, ये क्या दिया है पी, इस प्रकार से ये रेखा जो है ऐसे मिला है, ये रेखा ऐसे मिला है, इसका कोण दिया ओ, ठीक है। ये मान दे रखा है 50 डिग्री, और ये जो मान दे रखा है 40 डिग्री, ये जो मान है 30 डिग्री दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है, आरपीएस का मान क्या होगा। आरपीएस करने का मतलब क्या, आरपीएस, ये कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे ये कोण। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो होगा, ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि विकर्ण परस्पर जो है इस चतुर्भुज के लंब समद्विभाजक होंगे। लंब का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज का मान तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, तो कहने का मतलब इस कोण का जो मान होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिएगा गौर से, कह दिए गए चित्र में पीक्यू वाले से एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 50 + 60, इस कोण का मान नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए कोण आर प्लस कोण पी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, और प्लस 60 लिख सकते हैं ना। कोण आर में 2 एंगल है, कोई ये एंगल है, कोई ये एंगल, और कोण पी में भी 2 एंगल है। एक एंगल का नाम क्या है, आरपीएस, आरपीएस। एक एंगल का नाम क्या है, देखिए आरपीक्यू, ये ना है।
आरपी क्यू का तो मान दिया हुआ है 40 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो जो जोड़ होता है वह कितना होता है 180 डिग्री बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 50, ये हो जाएगा कितना 110 डिग्री, ठीक है। और प्लस क्या हो गया 40 प्लस क्या हो गया आर पी एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस कोण आर पी एस इक्वल टू कितना होगा 180। तो कोण जो है आर पी एस का जो मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। 150 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -150। तो कोण जो है आर पी एस का मान कितना आ जाएगा 180 में से अगर हम 150 को घटाएंगे तो वो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन 40 क्या 1 क्या कर रहा है कि 80 cm त्रिज्या, मतलब आर का मान कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या आधार वृत्त एवं 20 cm ऊंचाई, मतलब एच का जो मान दिया है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या कर रहा है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो है क्या दिया सतह का क्षेत्रफल, अर्थात क्या हुआ वक्र क्षेत्रफल हुआ सतह पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, देखिएगा वो होता है 2 पाई आर इंटू क्या होता है आर प्लस एच, यही होता है। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह किसके बराबर होता है 2 पाई आर एच के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 पाई आर तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे, तो हमारे पास जो मान आया वह कितना आया, आर का मान कितना दिया है 80, ठीक है, एच का मान कितना दिया हुआ है 20, और नीचे में एच तो बचा, एच का मान फिर क्या ले लेंगे 20। तो ये 80 20 कितना हो गया 100 हो गया, अब बाई क्या हो गया 20। अगर इसको हम कट करेंगे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 और 1 आ गया, कहने का मतलब आया 5/1 बराबर क्या आ जाएगा 5:1, और 5:1 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 3 और 3:4 है, तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 2:3, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है बेलन का आयतन, और किसका आयतन निकालना हमें शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए इसमें जो है बेलन का आर कितना दे रखा है, तो पहले बेलन दिया फिर शंकु दिया है, तो बेलन का आर 3 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू एच। चलिए अभी एच नहीं भरते, वहां पर 1/3 तो है पहले से ही, और इसका आर जो है कितना दिया 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर एच की बात करें तो बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई जो है कितना दिया है 2, एच का ऊंचाई कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 9, 3 दिया 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा ये 3 तो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो 2 9 18 और 2 8 कितना हो गया 16, तो यह हो जाएगा 9:8, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। उसमें क्या कर रहा है एक घन का आयतन जो है कितना दिया 2744, तो घन का आयतन जो है भी से क्या होता है वॉल्यूम, इसलिए हम लोग भी लिख लेते हैं, कितना दिया 2744, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, ऐसे भुजा सूचित करते हैं तो भुजा क्यू, अब हो गया 2744, ठीक है। अगर हम इस क्यू घटाएंगे तो तीसरा रूट क्या चलेगा 2744। अब यहाँ पर क्या हो गया इसका घनमूल, पता होगा आप लोगों को 2744 का जो घनमूल आता है वो कितना आता है पता है, वो आता है 14, कितना आता है 14। फिर क्या कर रहा है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए 6 गुना ए का जो मान है कितना हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना ये क्या होता है 196, गुना करेंगे कितना होगा 6 के 36, 6 का 54 और 3 हो गया 57, और 6 का 6 और 5 कितना हो गया 11, तो ये हो गया 1176, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया डी में दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है एक 8 सेम त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेम त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। जब ये संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो दो हमारे पास 2 बीमा होगी हमारे पास, दोनों का आयतन निकालेंगे और क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देंगे, मतलब छोटी वाली बीमा से बड़ी बीमा वाले को डिवाइड कर देंगे, तो आराम से जो है संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है एक 8 सेम त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेम त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होता है, नीचे में भी हो जाएगा 4/3
क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, 4/3 से 4/3 तो जाएगा ही, पाई से पाई भी जाएगा। अब देखिएगा, ये मान लीजिए हम लोग कौन सा ले लिए, बड़ा गोला ले लिए, तो बड़ा गोला का जो आयतन कितना दिया 8, तो 8 का क्यू हो जाएगा। और छोटा गोला का जो आयतन है कितना है, 1 है, 1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का करिएगा तो 8 कितना होता है 64, 64 को 8 से गुना करते हैं तो हो जाता है 512। ठीक है, और एक का एक का जो अगर हम 3 बार स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 से 512 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 512। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, आंतरिक और बाह्य व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले आंतरिक व्यास जो है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंतरिक व्यास को हम लोग आर मान लेते हैं, आर नहीं डी मानते हैं। इसका मान जो है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर निकालेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, डी/2। ठीक है, अब क्या होगा 4/2, तो कितना होगा 2 दूनी 4, बराबर हो गया 2। और बाई कितना दिया 8, तो फिर जो है बाई अगर निकालेंगे इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, डी/2, तो हो जाएगा 8/2, कितना होगा 2 चौके 8। ये इसका मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर ले लेते हैं, नहीं इसे गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्ताकार का शंकु बनाया जाता है। ठीक है, तो शंकु का आर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। शंकु का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आर। तो इसका जो मान है कितना दिया है, व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, कट जाएगा ये 4 से, इसका भी मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर। आप लोग प्रश्न क्वेश्चन में गौर से देखिए, क्या करें, गोला को पिघलाकर क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या चलेंगे, गोले का भी बराबर क्या होगा, शंकु का भी। तो गोले का जो भी होता है कितना होता है, 4/3। तो यहाँ पर देखिएगा 2 त्रिज्या है, एक आंतरिक त्रिज्या है, दूसरा क्या है, बाह्य त्रिज्या है। ऐसे ले लेंगे हम लोग पाई, सूत्र होता है ना आर क्यूब, क्या लेंगे आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बाह्य त्रिज्या घटे आंतरिक त्रिज्या। शंकु कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फिर शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमको मान निकालना है, देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और आर का मान कितना निकाले हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, और आर के इसका मान कितना दिया 2, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। इक्वल टू इधर क्या बचा हमारे पास आर, इसका आर कितना निकाले हैं 4 निकाले, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा एच। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4 और ये होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर कितना हो जाएगा 16h। तो ये कटेंगे कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौके 16, 14 से 8 का कितना हुआ 6, ये बचा कितना 5 इक्वल टू 4h। ये कटेंगे 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौके कितना हो गया 16 बराबर h। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, एच का जो मान आया वह कितना आया 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग चल क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृत संख्या केवल नहीं दिया है, क्या दिया है, समप्राकृत संख्या। तो सम क्या होता है पता ही है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। हम लोग लिख लेते हैं, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो ये क्या होंगे देखिएगा, ये हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कितना होंगे 20। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, और बट्टा में क्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सब प्रेक्षणों का हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + कितना हो जाएंगे 20। बट्टा हम क्या ले लें, कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है। अगर इसको ऐड करते हैं, देखिए 4 2 6 6 12 12 8 20 10 कितना हो जाएंगे 32 और 2 34 10। देखिए इसको ऐड करते हैं हम लोग, कितना होगा 2 4 6 6 12 12 8 कितना होगा 20 20 10 30। ठीक है, और 30 12 कितना होता है 42 42 4 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, और 56 और 6 कितना होगा 62 10 72 और 72 और 8 कितना हो गया 80 90, और 90 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 110। ठीक है, बाय 10। तो यहाँ पर क्या होंगे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा आंसर नंबर 11, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, अपवर्जी विधि में होना चाहिए। किस विधि में होना चाहिए, देखिएगा अपवर्जी विधि में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है, माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच क्या संबंध है। हम लोग सूत्र जानते हैं बहुलक का, नहीं, बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस क्या होता है 2 माध्य, ये ना होता है, इसका संबंध ये होता है। अब यहाँ पर गौर से सवाल में देखिएगा तो बहुलक का मान कितना दिया हुआ है z, ठीक है 3, माध्यिका का मान जो है कितना दिया हुआ है y, और माध्य का मान कितना दिया हुआ है x है। और ऐसा ऑप्शन किसी सवाल में नहीं है, सब में क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। एक्स करने का मतलब क्या, सब में माइनस किया गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब में x, दोनों साइड क्या करते हैं x को माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा z माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2x, और माइनस क्या हो गया x, इसमें हो गया z माइनस एक्स बराबर 3y माइनस क्या हो जाएगा 3x। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, इधर पर x दिया फिर y दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस एक्स माइनस जेड, और ये क्या हो जाएंगे 3x माइनस 3y। और यहाँ पर देखिएगा तो ये तो सही है, इसमें 3 और 3 दोनों में 3 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और ऐसा जो ऑप्शन है वो जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, x माइनस जेड, ठीक है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, एक पास से एक साथ दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम एक साथ दो सिक्का को उछालते हैं तो क्या परिणाम आएगा, देखिए या तो दोनों हेड आएंगे, ठीक है, या तो एक हेड आएंगे, क्या आएंगे टेल आएंगे, या नहीं तो फिर एक टेल दूसरा क्या आएंगे हेड आएंगे, या फिर दोनों क्या आएंगे टेल आएंगे, ठीक है, एक साथ उछाले तो। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कम से कम कर रहा है, ज्यादा ज्यादा नहीं कर रहा है, कम से कम कर रहा है, तो कम से कम एक हेड तो इसमें भी आया, एक हेड तो इसमें भी आया, और एक हेड इसमें भी आया, ठीक है। कितने हेड होंगे 3, अब कुल कितना है देखिए 1 2 3 4, क्या होगा 3/4, ठीक है। प्रायिकता निकालने के लिए करा, प्रायिकता क्या होता है, प्रक्षणों की संख्या बटा प्रक्षणों की क्या होता है कुल संख्या, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3/4 डी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि एक थैले में 6 काली तथा 8 उजले गेंद है, ठीक है। काली गेंद कितने हैं देखिएगा, काली है ना जी, काली गेंद कितनी है 6, उजली गेंद कितनी है, उजली है कितनी 8, ठीक है। तो कुल गेंद हम लोग निकाल लेते हैं, कुल गेंद कितनी है 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो कहता है कि कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, तो इस गेंद की उजली होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए उजली कितनी है 8, अब कुल हम लोग नीचे में लिखते हैं तो क्या होगा 8/14, काट दीजिए इसको, 2×7 = 14, 2 चौके 8, 2×7 = 14, कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है 4/7 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है।